सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूके सर जीकेपी पर स्वागत है। हमें उम्मीद है आप सभी जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट के हिंदी का मॉडल पेपर। इस वीडियो को जो भी बच्चा ध्यानपूर्वक देखता है और ध्यानपूर्वक पढ़ के 90% क्वेश्चन बोर्ड पेपर में यहीं से आएंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है खंड क। खंड क में पहला है क्या प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो इस बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न नंबर 1 है, 1 का क, सदल मिश्र की रचना है। तो इसमें 4 विकल्प है जिसमें हमने टिक लगा दिया है। तो इसमें देखिए कि भारत दुर्दशा है, कि नचिकेतो व्याख्यान है, क्या बैताल पचीसी है, या सुख सागर है। तो इसमें से जो सही विकल्प होगा नचिकेतो व्याख्यान, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से इसमें सभी आप लोग इसको पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे, क्योंकि वीडियो अगर बनाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए इसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद इसके बाद 2 प्रश्न नंबर ख का है। उसके बाद से यहाँ पर हमारा है ख का, लोका आयतन के कवि हैं। तो इसमें निराला जी, निराला, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें सही हो जाएंगे लोका आयतन के कवि कौन है, तो इसमें है सुमित्रा नंदन पंत है। उसी तरह से ये भी आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 पे क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी देखिए 10 अंक का है, इसको अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो पेपर में यह किसी को छूटना नहीं चाहिए। तो ये दे दिया है जन प्रवाह अनंत होता है। तो इस तरह से ये देखेंगे किस चैप्टर का है। तो पहला इसमें क्वेश्चन जन प्रवाह का किस तरह होता है। तो जन प्रवाह अनंत होता है, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा, इसी में से उसको आंसर को देना है। तो इसमें जब देखेंगे आप तो लिखा होगा कि जन प्रवाह अनंत होता है। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो इसमें देखेंगे अगले में कि पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उसके बाद से रेखांकीय अंश की व्याख्या होता है। तो इसमें रेखांकीय अंश की व्याख्या की गई है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो ये जो क्वेश्चन है उसी पैराग्राफ्स में ही हम लोग पढ़ेंगे, तो उसी में से देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इसको कर लेंगे। अथवा में दिया है, तो अथवा में भी इसीलिए सब करा दिया गया कि एक नहीं आएगा तो दूसरा तो आएगा ही आएगा। तो ये दिया है रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को मानव समुद्र कहा है। तो एक पैराग्राफ दे दिया है यहाँ से। इसमें देखेंगे हम लोग कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो यहाँ से उपयुक्त गद्यांश के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं एवं पाठ का नाम अशोक के फूल से। तो ये देखिए अशोक के फूल से लिया गया है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसमें अशोक के फूल
का वर्णन किया गया है, तो उस पैराग्राफ में आप लोग देखेंगे। उसके बाद से इसमें क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद से उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। उसके बाद से पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पद्यांश से आया है पद से। तो पद से क्या करते हैं, पहले उसके संदर्भ लिखते हैं। तो उसमें कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन से संकलित, जो चैप्टर का नाम होता है उसके लेखक का नाम होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश जगन्नाथ दास रत्नाकर दास रचित गद्यांतर से उद्भूत है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य संकलन से संकलित जगन्नाथ रत्नाकर दास रचित गद्यांतर से उद्भूत है। इसमें केवल बता देना है किस पाठ से लिया गया है। उसके बाद से इसका जो आंसर है ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसी तरह से है। उसके बाद से रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या आपका दिया है, तो इसमें लिखा हुआ है और यहाँ पर अथवा में जो पद्यांश दिया है उसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद से उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी वो भी लिखा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि इसको पूरा अगर समझाया जाएगा तो बहुत समय हो जाएगा, कि आप लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद से इसको डिटेल समझा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। तो इसमें क्या है, एक लेखक का जीवन परिचय देना है, किसी भी लेखक का याद हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हो जाते हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी और महादेवी वर्मा जी होते हैं। तो इन दोनों को तो याद ही कर लेना आप लोगों को। तो जीवन परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ भाग उनका जीवन परिचय का ये लिखा है, तो इसको भी क्या करेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद से इसमें निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियां का उल्लेख कीजिए। तो देखिए 3+2 5 मार्क का है और उसको कृतियां भी लिखना है। तो इसमें क्या है, जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद भी आ गए, महादेवी वर्मा आ गए हैं। क्योंकि महादेवी वर्मा जो है उनको मस्ट ही है, क्योंकि इसको याद करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये गद्य और पद्य दोनों के लेखक होते हैं। उसके जीवन परिचय का एक इसमें हिस्सा है उसका, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु को संक्षेप में बताइए। तो यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंचलाइट हो गया, कर्मनाशा हो गया, बहादुर हो गया, ये सब याद करना आप लोगों को। तो यहाँ कर्मनाशा की हार लिखा गया उसकी कथा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इधर भी है मर्यादा की चिंता करने, तो इसमें उसी का पाठ है। अब देखिए पंचलाइट का है, तो पंचलाइट का मस्ट हो जाता है। इसमें पंचलाइट श्री फरीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण है, तो ये उनकी कहानी है। उसके बाद से आ जाता है मातृ पितृ भवत बालक, तो इसमें उसी में से है।
उसके बाद से 7 नंबर है स्वपठित खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो ये स्वपठित काव्य है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से सटे हुए हैं, तो उनके लिए ये त्यागपति है। तो इसमें त्यागपति ही पढ़ना है। कुछ लोगों को अलग अलग पढ़ना रहता है, तो यहाँ गोरखपुर के लिए आपको ये त्यागपति ही पढ़ना है। उसके बाद से यहाँ पे उसके बाद से बहादुर, यहाँ देखिए बहादुर क्या है, तो ये बहादुर पे लिख सकते हैं, बहादुर लिख देंगे क्योंकि तीनों लिख दिया गया है। या आप कोई भी एक याद कर लेंगे तो पेपर में वो लिख सकते हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो। उसके बाद से खंड ख आ जाता है। खंड ख में देखिए क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें अनुवाद करना होता है, बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, पढ़ के अपना लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, तो संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से अवतरित है। इसका अनुवाद दिया गया है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। कौन आ रहा है? कामना ये लिख लेंगे। महापुरुष लौकिक ये दिया है एक अथवा में पैराग्राफ, इसका भी व्याख्या इसमें करना है। जिस तरह से उसको करना है उसी तरह से यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। उसके बाद से 9 नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो इसमें 4 ठो दिया गया है, इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आप लोगों को क्या करना है, संस्कृत में उत्तर देना है। तो इसको क्या करेंगे, संस्कृत में उत्तर देंगे। ये संस्कृत साहित्य आदि कवि क आसित, तो इसका आंसर लिखा गया, उसी तरह इसमें से 2 ठो लिखा गया है। उसके बाद से आ जाता है 10 का, 9 के बाद या 10 का, उसमें क्या है, श्रृंगार रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट ईयर में भी आया, हाई स्कूल में भी आया, इंटर में भी है। तो इसको क्या करेंगे, बहुत बच्चों को याद होगा, लेकिन इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो हास्य रस की परिभाषा, उसके बाद से याद या अनुप्रास भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा देते हुए, तो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद से निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये इस श्लोक दिया गया है, उसका संस्कृत में दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। अथवा में दिया है ये अनुभूत, तो इसका भी एक यहाँ पर नीचे दिया गया है, अनुवाद यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। उसके बाद उसी का पाठ यहाँ पर है, भ्रांतिमान अलंकार, तो यहाँ पर लिखा गया है पूरा, इसको देख लीजिएगा। हरित का अथवा वर्वे छंद का लक्षण उदाहरण, तो इसको क्या है, पूरा मात्रा, इसमें मात्रा लगाते हैं। तो ह्रस्व रहता है तो 1 लगाते हैं, दीर्घ रहता है तो 2 यस टाइप बना देते हैं। उसके बाद से वैरवे का दिया है, अर्थात पूरी आप लोगों के लिए एक पेपर तैयार कर दिया गया है यूके सर जीकेपी के द्वारा। तो आप लोग इस पेपर को अवश्य पढ़िएगा। देखिए जैसे 11 नंबर पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बेरोजगारी की समस्या, भारतीय कृषण की समस्या, राष्ट्रभाषा की समस्या और हिंदी। जैसे मान लीजिए समस्या पर्यावरण समस्या पे आ जाता है,
तो पर्यावरण समस्या पर लिख देंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे, पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि आज का मानव अपने जंजाल में फंसकर पर्यावरण पर कोई प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण दिन पे दिन दूषित होता जा रहा है, जिससे हमारे परिवेश में अनेक बीमारियां फैल रही हैं और दूषित होने के कारण हमारे परिवेश में जो जीव जंतु हैं, वह जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वह दिन पे दिन विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे डायनासोर की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो गई, क्योंकि उनका हमारे परिवेश में उनके वातावरण जैसा उनके जीवन के अनुकूल वातावरण नहीं पाया गया। उसी तरह से धीरे धीरे कुछ पेड़ पौधे भी हैं, जैसे बबूल के पेड़ हैं, तो वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, पहले बहुत से पाए जाते थे। तो इस तरह से प्रस्तावना पहले उसके जड़ को बढ़िया से लिखेंगे, उसके बाद से हेडिंग बनाते चले जाएंगे। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद से लिखेंगे। उसके बाद से इसमें है आपका, उसी में है उपसंहार, जो समस्या बेरोजगारी की थी उसी पे लिखाया गया है। 12 का है आपका, 12 का सज्जन का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद में 4 विकल्प होता है। देखिए, संधि विच्छेद को पहचानने के लिए क्या किया जाता है कि उसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि कौन शब्द हम देखे हुए हैं। जैसे सद, धन, जन, तो सद भी शब्द होता है और जन भी होता है, तो सद, धन, जन हो जाएगा, तो सज्जन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है दूसरा सज जन। सज कोई बहुत शब्द नहीं होता है, सत जन ये भी नहीं होगा, तो हमारा सद धन जन हो जाएगा। उसी तरह से गायक है, तो गायक की संधि विच्छेद लिखना है, तो गय धन अब, गय धन अब हो जाएगा। उसके बाद से बेरोजगारी का प्रमुख कारण, उसके बाद सैद्धांतिक बेरोजगारी के दूर करने के उपाय, तो इस तरह से इसका परिभाषा लिख देंगे। उसके बाद से शयनम का संधि विच्छेद, तो शयनम का संधि विच्छेद आपके से धन अनम है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो इसमें विग्रह करना है। तो एक का है, लेकिन तीनों इसमें दे दिया गया है। प्रतिधन दीनम, प्रतिदिनम का होता है प्रतिधन दीनम, ये अव्ययी भाव का समास होता है। उसके बाद पित धन कमलम, तो कर्मधारय समास होता है इसका। और नीलकंठ का होता है नील धन कंठ, और यश बहुव्रीहि समास का हो जाता है। उसके बाद से आप लोगों को इसमें क्या करना है, एक पत्र लिखना है। सड़क दुर्घटना में घायल मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखना है। तो जैसे देखिए इसमें पत्र लिखना है, यहाँ पर लिखना है परीक्षा भवन, दिनांक, जो दिनांक होगा, प्रिय मित्र, उसके बाद से ऐसे लिखते रहना है। उसके बाद से इसका पार्ट जो पीछे है इस तरह से लिखना है। और नहीं तो स्पेशल एक वीडियो में केवल पत्र लिखने के लिए 2-3 ठो उसमें हम बना देंगे, तो आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है, तो यहाँ भी वैसे लिखेंगे परीक्षा भवन। उसके बाद से लिखेंगे प्रिय मित्र नमस्ते, आशा करता हूँ कि, इस तरह से अपना लिख लेना है। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो पहला दिया है, उसके बाद से इसमें इसका लिखना है प्रत्यय, तो पित्वा दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा कत्वा। हसनीय, तो अनियर। उसके बाद गुणवान, तो मतुप। अब देखिए रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्त तथा
संबंधी नियम के उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या करना है, नियम के उल्लेख करना है कि इसमें विभक्ति बताना है। तो मान लीजिए पहला का है तो रमेश, तो तृतीया, एनायु विकार। तो इस तरह से थोड़ा एक कठिन माना जाता है, लेकिन ये जो ग्रामर जो है इनको हम एक वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कठिन माना जाता है। तो इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक वीडियो डाल देंगे, जिससे आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए हमारा ये मेन उद्देश्य था कि आप लोग पेपर को पूरे देख लें, और कुछ नहीं था। नहीं तो ये पेपर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम केवल पेपर को दिखाएं, उसके बाद से टॉपिक वाइज उसके हिसाब से हम पढ़ाएंगे, कुछ रचना भी याद करेंगे। तो आप लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।